हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 10th सिलेबस के आधार पर फर्स्ट चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आज हम केवल इनके बेसिक पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना। इस एल्गोरिथम का जो यूज है मेनली वो दो संख्याओं का मासा निकालने में किया जाता है। ठीक है, जिनमें से एक संख्या बड़ी रहती है और दूसरी संख्या छोटी रहती है। इसके लिए जैसे मैं मान लेता हूं कि ये दो संख्याएं हैं जिसमें सी बड़ी है डी से। ठीक है ना। सी यहां पर बड़ी है डी से, तो यहां पर सी को डी से भाग करते हैं। यहां पर डी से सी को भाग किया जाएगा और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। ठीक है ना। यहां पर सी को डी से भाग करेंगे और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि इनका शेषफल शून्य ना हो जाए। ठीक है। तो अंत में जो प्राप्त भाजक होता है वही हमारा उन दोनों संख्याओं का मासा कहलाता है। अगर मैं इस एल्गोरिथम को डिफाइन करूं तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम कुछ ऐसे डिफाइन होती है। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं, भाज्य को मैं मान लेता हूं यहां पर कोई संख्या है, जैसे कि मैं मान लूं ए। ठीक है ना, ए यहां पर है और इसे मैंने कह दिया ये भाज्य है। ठीक है ना, ये भाज्य है। भाज्य को भाजक गुणे भागफल होगा। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल होगा। तो मैं भाजक को मान लेता हूं डी है और भागफल जो है मैं मान लेता हूं पी है और शेष फल में मान लेता हूं रिमाइंडर जो होता है आर। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहां पर ये जो शेषफल होगा वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है ना, तो जो भागफल मुझे मिलेगा, सॉरी, यहां पर जो भाजक मुझे मिलेगा वही हमारा मासा कहलाएगा। कब? जब ये आर जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब शेषफल जब जीरो हो जाएगा तो जो भाजक होगा तब वो मेरा मासा कहलाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मैं मान लूं कि दो संख्याएं हैं 70 और 50। ठीक है, 70 और 50। अब यहां पर 70 जो है बड़ी है 50 से, तो 50 से 70 को भाग करेंगे। ठीक है, 50 से 70 को भाग करेंगे तो 50 एकम 50 हुआ। ये हासिल आएगा यहां पर 20। अब 20 से भाग करना है 50 को, 50 को भाग करेंगे 20 से, 20 एकम 20, और सॉरी यहाँ पर 20 दूना 40 हो सकता था। ठीक है, 40 हम लिखेंगे। यहां पर अब देखते हैं तो हासिल आएगा 10। अब ये जो भाजक था इसको मैं भाज्य में कन्वर्ट कर दूंगा, ये भाज्य हो गया, इसको भाग करना है। ठीक है, तो 10 दूना 20। ठीक है, तो ये अब यहां पर शेषफल हो गया जीरो। ठीक है, शेष यहां पर आ गया जीरो। तो जो भाजक मुझे मिला, ठीक है, ये भाजक था अपना और यही कहलाएगा इन दोनों संख्याओं का मासा। ठीक है ना, तो यहां पर बस इतना जरूर याद रखें कि जब तक शेषफल जीरो ना हो जाए, अगर शेषफल अगर जीरो हो रहा है तो जो लास्ट वाला अंतिम मुझे भाजक मिल रहा है, ठीक है ना, वही कहलाएगा हमारा मासा। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी, मतलब जो भाजक होगा वो भाज्य में बदल जाएगा। जब तक जीरो ना जाए शेषफल तब तक हम ऐसे ही इसको भाग करते हुए जाते हैं। ठीक है ना। अब अगला जो टॉपिक है उसे बोलेंगे यहाँ पर गुणनखंड। ठीक है ना, इसे बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर। तो इसे अगर डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से होगा कि ये वो संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या को काटता है या फिर विभाजित करता है। मतलब कुछ संख्याएं होंगी, ठीक है, उन संख्याओं से एक बड़ी संख्या अगर कट रही है, ठीक है, तो वे जो संख्याएं मैंने ली थी वो संख्याएं जो है फैक्टर कहलाएंगी, गुणनखंड। जैसे कि यहां पर मैं एक अंक ले लेता हूं 6। ठीक है, तो 6 को काटने वाले कौन कौन से अंक है? जैसे कि अगर मैं 6 को काटना चाहूं तो 2 से भी कट सकता है, 1 से भी सॉरी कट सकता है यहां पर। ठीक है ना, 1 से तो कटेगा ही। ठीक है ना, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर ये 3 से भी कटेगा। तो यहां पर इसके देखेंगे तो 3 फैक्टर मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, 2, 1 और 3। ठीक है ना, तो 6 को इन 3 संख्याओं से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड के बारे में फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये वो संख्याएं होती हैं, ये वो संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या को काटती हैं या फिर विभाजित करती हैं। ठीक है ना। अगले टॉपिक की बात करें तो यहां पर दिया हुआ है अपवर्त। ठीक है ना, इसे मल्टीपल इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये वो संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करती है। ठीक है ना, ये दी हुई संख्याओं को विभाजित करती है, मतलब अकेली एक संख्या होगी और अन्य दूसरी संख्याओं को विभाजित करेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं संख्या ले लेता हूं 3, 6, 9, 12, 15, 18, ऐसे ही 3 3 के गुणे में सब ले रहे हैं संख्याएं। ठीक है, तो आगे कितनी भी लेते चले जाएं, इसका अंत अनंत, मतलब अनंत तक हम जा सकते हैं, अनंत संख्याएं हैं। ठीक है, 3 3 के मल्टीपल में, तो ये सभी जो है 3 से विभाजित हो जाती है, मतलब 3 से पूरी तरह से कट जाती हैं। ठीक है ना, अगर हम इन सभी संख्याओं को 3 से भाग करेंगे तो ये सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर वे संख्याएं होंगी, ठीक है, वो वे संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित हो रही हैं। यहां पर जो 3 मुझे मिल रहा है जो भाजित करने वाला, ठीक है ना, भाजित करने वाला 3 है, तो यही हमारा कहलाएगा अपवर्त। ठीक है,
तो गुणनखंड और अपवर्त के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। गुणनखंड क्या होता है, ये वो संख्या होती है जो दी हुई सिंगल संख्या को भाजित करती है, विभाजित करती है, ठीक है ना। अपवर्त क्या होता है, ये वो संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को भाजित करता है, ठीक है। तो अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा लासा, एलसीएम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम टू सेम मतलब ऐसा ही है जैसा कि गुणनखंड और अपवर्त में हमने देखा, ठीक है। तो लासा को कुछ हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित होता है, ठीक है ना। कुछ संख्याएं अपने पास होंगी, ठीक है, उन संख्याओं से एक बड़ी संख्या अगर विभाजित हो रही है तो वो संख्या जो लास्ट में मुझे मिलेगी वो संख्या कहलाएगी हमारा लासा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए लिख दूं कि मैंने यहां पर लिया है 8, 16 और 24, ठीक है। ये तीन संख्याएं हैं, इनका हमें लासा निकालना है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर इन तीनों से कटने वाली एक सबसे छोटी संख्या ली जाएगी, सबसे छोटी संख्या जो तीनों से कट रही हो, ये याद रखना है। देखो यहां पर तो ये सभी कट रही थी, अपवर्त और लासा में केवल इतना ही डिफरेंस होता है कि यहां पर अगर देखें तो ये पूरी सीरीज दी हुई है जो 3 3 के मल्टीपल में है, ठीक है। तो 3 से ये सभी संख्याएं कट रही है, लेकिन जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कहलाएगी लासा, ठीक है ना। जैसे ये 3 से कटने वाला 3 ही है, 3 का लासा 3 ही एक्चुअली होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 मैंने ले लिया, 16 ले लिया और 24, इन सभी का अगर हम लासा निकाल रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या जो होगी जो इन तीनों से कट रही होगी तो वो क्या है, यहां पर अगर हम इनका लासा निकालेंगे तो वो आएगा 48। 48 ही वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से कट रही होगी, जैसे कि 8 छंग 48, 16 3 48, 24 दूना 48, ठीक है ना। तो ये 48 जो होगा वो हमारा लासा कहलाएगा, ठीक है। मासा की बात करते हैं तो मासा को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये वो संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करता है, जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करता है, ठीक है ना। तो अगर मैं वैसे ही फिर से एग्जांपल के लिए लिखूं 8, 16 और 24 का अगर हमें मासा निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं तो मैंने कहा कि ये वो संख्याएं होती हैं, ठीक है, मतलब वो सिंगल ही डिजिट होगी, यहाँ पर ये वो संख्या होगी जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करता है, मतलब भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए, ठीक है ना, तीनों की तीनों। तो यहाँ पर अगर देखें 4 भी इन सभी को काट रहा है, ठीक है, 4 से अगर काटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 संग 24, 2 भी काट रहा है, 2 चौको 8, 2 अठे 16 और 12 दूना 24 होगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें हाईएस्ट निकालना है, ठीक है ना, हाईएस्ट निकालना है जो सबसे बड़ी संख्या हो, हाईएस्ट हो, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे, ठीक है ना। तो वो कौन सी संख्या होगी, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो 8 से 8 कट ही जाएगा, ठीक है, 8 से 16 भी कट जाएगा और ये 24 भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये 8 जो मुझे मिल रहा है ना, ये यहां पर इन तीनों का क्या होगा, एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो इनके बीच डिफरेंस अच्छे से समझ लेना। यहां पर एचसीएफ में बात की जा रही है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना, जो उन तीनों संख्याओं मतलब जितनी भी संख्याएं वहां पर दी होंगी, ठीक है, उन सभी संख्याओं को वो काट दे, ठीक है ना, अकेले तीनों को काट दे, लेकिन वो सबसे बड़ी संख्या हो। अब यहां पर देखें तो यहां पर 16 मिला, क्या 16 से 8 कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि 16 बड़ा है 8 से, तो 16 को 8 से हम नहीं काट सकते, लेकिन 16 को 8 से हम काट सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 24 से अगर हम 24 को अगर काटने जाएं 16 से तो 16 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये 8 ही एक ऐसी संख्या होगी जो तीनों को काट रही है, ठीक है, मतलब 8 अपने आप को खुद काट रही है और 16 को भी काट रही है और 24 भी काट रही है। तो हाईएस्ट लेनी है लेकिन वो सभी को काट रही हो, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 8 ही मुझे मिलेगी और ये हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम के बारे में फिर से एक बार समझ लेते हैं। एलसीएम क्या होगा कि ये वो संख्या होगी, ठीक है, ये वो संख्या होगी जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, मतलब यहां पर ये एलसीएम है। तो एलसीएम किस तरह से है, ये इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है और सबसे छोटा भी है, याद रखना है, सबसे छोटी संख्या भी है इन तीनों से विभाजित होने वाली। तो यहां पर चीजें समझनी होंगी कि सबसे छोटी भी होगी, ठीक है ना, और तीनों से कट भी जाएगी। ये बड़ी भी होगी सबसे, मतलब काटने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी और तीनों को काट रही होगी, ठीक है ना, इस तरह से समझना है इसको, ठीक है। तो यहां पर अगर अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होगा, जिसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या होती है उसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर P अपॉन क्यू के रूप में ये संख्या लिखी जा सकती है, बटे में संख्या लिखी जा सकती है, इसको समझना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर इस संख्या को P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन रहती है कि क्यू का मान यहाँ पर 0 के बराबर ना हो, ठीक है ना, क्यू का मान यहाँ पर 0 के बराबर ना हो।
मतलब पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तब वो परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ये मैं 1 लिख देता हूं, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। 2/3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहां पर अगर हम लिखें 5/4, ये भी एक परिमेय संख्या है। और अगर लिखने को जाए 0 भी एक परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि इसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। 1 को भी हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/1 मतलब ये देखो p हो गया और q की जगह पर 1 है। यहाँ पर p का मान तो 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 0 भी एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर परिमेय के बारे में और ज्यादा अगर डिटेल लें तो यहाँ पर ये भी दो टाइप की पाई जाएंगी। एक होंगी कटने वाली, ठीक है, एक होंगी कटने वाली, टर्मिनेटिंग जिसे बोलते हैं, टर्मिनेट हो जाए, कट जाए, ठीक है। और एक होंगी रिपीटिंग। तो इसको हम समझेंगे जैसे कि शांत और अशांत में चीजों को समझते हैं ना, कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव, तो इसको यहाँ यहीं पर डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक संख्या लेता हूं, मान लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैं 1/4 लेता हूं, 1/4। तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25। ये हमने 0.25 लिखा। अब ये कैसी संख्या है 0.25? ये देखो पूरी तरह से कट गई है नहीं, मतलब पॉइंट दशमलव में आया है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग है, मतलब कट जाती है। दशमलव में आया है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहां पर ये पूरी तरह से कैंसिल हो चुकी है। कैंसिल हो चुकी है मतलब कट चुकी है भाग देने पर, ठीक है। शेषफल यहां पर 0 आएगा। और एक अगर मैं लिखूं 2/3, 2/3 को काटने जाएंगे तो ऐसे काट सकते हैं 0.3×18, ठीक है, पॉइंट लगाया 20 हुआ, 3×18, फिर 3×18, 3×18, 3×18, ऐसे ही चलता जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है, रिपीटिंग। ये बार बार यहां पर संख्या जो है रिपीट हो रही है, ठीक। ये रिपीटिंग हो गई और ये टर्मिनेटिंग हो गई। तो अगर यहां पर देखें इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस क्या है, तो ये पूरी तरह से कट रही है और ये यहां पर नहीं कट रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कह सकते हैं ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और वो वाली ऊपर वाली संख्या 1/4 जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो ये हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्या, है नहीं, शांत दशमलव संख्या। और ये जो 0.6666 दिया हुआ है ये कहलाएगा यहां पर अशांत, अशांत दशमलव संख्या, ठीक है। तो यहां पर जो परिमेय संख्या होती है वो दो इस तरह से कैटेगराइज हो जाती है, शांत और अशांत में, ठीक है। जो शांत होंगी वो अंत में कट जाएंगी, शेषफल जो है 0 आ जाएगा। लेकिन ये जो अशांत होती हैं वो कटती नहीं है, उनका शेषफल कुछ ना कुछ आता ही है, ठीक है। मतलब इसको हम काटते चले जाएं ये कटेगा ही नहीं अंत तक, ठीक है। तो ये अशांत कहलाएगा, ठीक है। अब इन्हीं पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर 1 नंबर का ऐसा पूछा जाता है कि कोई एक मतलब भिन्न संख्या दे दी, या फिर कह सकते हैं बटे वाली संख्या दे दी, परिमेय संख्या दे दी, ठीक है। तो वहां पर तुमसे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि 0.25 शांत है अशांत, ठीक है। अगर हो जाता है तो वो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं अपॉन में संख्या दे दूं, ठीक है ना, मतलब बटे में संख्याएं दे दूं, तो 1/4 जैसे, तो इसको तुम्हें पता करना होगा। तो तुम हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से 1 को भाग देंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये शांत है अशांत, ठीक है। तो अगर इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तब तो आंसर देना आसान होगा, लेकिन अगर बटे में संख्या देकर पूछा है तब वो आसान नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, भाग हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ 4-5 डिजिट तक भाग करते हुए जाएंगे, अगर नहीं कट रहा है तब हम उसे हम अशांत मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो कटने वाला फिर नहीं है उसके बाद जल्दी। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जिसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये जो संख्याएं होती हैं उन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ये याद रखना है यहाँ पर। तो ये किस तरह की संख्या होंगी, ठीक है। अगर इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये संख्या किस टाइप की होंगी, तो ये जो संख्या होती है वो जैसे कि तुमने देखा होगा पाई, ठीक है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो होता है वो 22/7, वो कितना होता है 22/7, ये तो परिमेय है, ये क्या है परिमेय, इसका मान जो होता है वो परिमेय होता है। इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कि 22/7 परिमेय है या अपरिमेय। तो देखो जो अगर 22/7 दिया है, पाई का ये मान ही है, गणितीय मान, ठीक है, तो ये अपरिमेय होगा। लेकिन जो पाई होगा वो क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ठीक है। अब आगे अगर बात करें तो यहां पर जो रूट में संख्या होगी, जैसे कि यहां पर हम x लिख देते हैं। अब x ये कैसी संख्या होगी, यहां पर x जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्या पूर्ण वर्ग नहीं, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, अगर रूट में है वो, ठीक है, तो वहां पर वो संख्या क्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूं यहां पर 2, ये 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाई, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल के लिए अगला लिखूं तो यहां पर लिख देता हूं √5, यहाँ पर √3, ठीक है ना, √7, ये कैसे सब संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध करो कि √2
एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ करना होता है। इनमें डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं जब हम इस टॉपिक को आगे फिर कवर करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी शांत और अशांत वाला केस लागू होता है। यहाँ पर देखो शांत जैसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर सब अशांत ही रहता है, ठीक है। मतलब अपरिमेय संख्या में हमेशा संख्याएं जो है अशांत ही रहती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अशांत की, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं लिख दूं 1.76776, ठीक है, डैश 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 ऐसे ही चलता जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो संख्या हमने लिखी ना, ये एक अशांत संख्या है, ठीक, एक अशांत संख्या है। अब यहां पर तो तुमने समझ लिया था कि ये जैसे कि यहाँ पर 0.25 दिख रहा है, ये शांत है क्योंकि ये कट जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पर डैश 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 या फिर वैसा कुछ शेषफल नहीं रहने वाला है, यहाँ पर शेषफल 0 आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर देखो, यहाँ पर संख्या जो है रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ पर संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग रहता है, ठीक है ना। अनावर्ती जिसे बोलते हैं, ये अनावर्ती दशमलव अशांत संख्या है, ठीक है ना। अनावर्ती दशमलव अशांत संख्या है। और ये वाली जो है आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है। ये वाली जो संख्या है यहाँ पर आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है और ये अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर संख्याएं रिपीट नहीं हो रही है और ना ही तो ये कट रही है पूरी तरह से। यहाँ पर डैश 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 लगा हुआ है, तो ये कटने वाला तो है नहीं, मतलब ये अनंत तक जाएगा, कभी कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ना कटने वाली संख्या। और यहाँ पर रिपीटिंग नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉन रिपीटिंग रहता है और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। दोनों केस चलते हैं, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या है कि ना तो संख्या रिपीट होगी दशमलव के बाद, ठीक है, और ना ही संख्या वो कटेगी, ठीक है ना। जो संख्या है वो कटेगी भी नहीं, वो अनंत तक जाएगी। डैश 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 लगा हुआ ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ना कटने वाली, और नॉट रिपीटिंग का मतलब यहाँ पर बार बार संख्या वही नहीं रिपीट हो रही, जैसे कि इसमें 6666 रिपीट हो रहा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या में, ठीक है ना। तो बस इतना ही था इसमें, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में इतनी चीजें ही हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, डिस्कस करनी है आगे चल के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।